अब देखो जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की, है कि नहीं। तो वहां पे जब हमने वेरिएबल फोर्स की बात करी थी तो डिफरेंट डिफरेंट केस में हमने वर्क डन क्या किया था, कैलकुलेट किया था वहां पे, है कि नहीं। अब आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसकी हेडिंग डालो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या डिफाइन करती है, पहला इसका स्टेटमेंट लिखो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम डिफाइन करती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ बॉडी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या डिफाइन कर रही है, WR। WR को हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या है, WR जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो जब हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, वहां पे इंटरनल फोर्स भी आएगा, एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा, और अगर सीडो फोर्स होगा तो सीडो फोर्स का भी हम क्या करेंगे, वर्क वहां पे कंसिडर करेंगे वहां पे, है कि नहीं। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या डिफाइन कर रही है, वो डिफाइन कर रही है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ बॉडी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान है ये जो थ्योरम है ये थ्योरम हर केस में एप्लीकेबल होगी, फोर्स कांस्टेंट हो या फिर फोर्स वेरिएबल हो, इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, सीडो फोर्स हो, जब सबके वर्क को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। लेकिन फोर्स कांस्टेंट हो या फिर फोर्स वेरिएबल हो, हर केस में ये थ्योरम तुम्हारी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे कि मान लो ग्राउंड है, यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर यहां पे एक ब्लॉक है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहां पे क्या है, एक ब्लॉक है, और जो भी ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं विथ अ कांस्टेंट फोर्स F। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया है, और जो भी सरफेस है, सरफेस मेरा वहां पे फ्रिक्शनलेस है। अच्छा बताओ, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हम ब्लॉक को पुल करेंगे तो तब ब्लॉक का होगा क्या, किसी भी टाइम पे हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर शो करेंगे नॉर्मल, mg और F। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, यहां पे हम शो कर रहे हैं नॉर्मल, mg और F, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल तो mg को बैलेंस कर देगा, लेकिन ये जो F फोर्स होगा इसके कारण यहां पे रिजल्टेंट बनेगा, और रिजल्टेंट फोर्स के कारण अब ये बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो जब इस ब्लॉक को हम खींचेंगे तो ये ब्लॉक कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। मान लो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं पहुंचा और उस टाइम पे ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी है, v1 है। कुछ टाइम बाद ब्लॉक मूव करके यहां कहीं पहुंच गया, और अब जो ब्लॉक यहां पहुंचा उसके पास वेलोसिटी कितनी है, अब उसके पास वेलोसिटी v2 है। तो यहां पे जब ब्लॉक है तो उसके पास वेलोसिटी v1 है, यहां पे जब ब्लॉक पहुंचा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है, उसके पास वेलोसिटी वहां पे v2 है। अच्छा, जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा तो मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ वहां पे। अच्छा बताओ कौन कौन से फोर्स यहां पे वर्क परफॉर्म करेंगे, तो अगर हम बात करें नॉर्मल की तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। क्यों 0 है, क्योंकि नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी क्या हो गया, 0।
अच्छा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F कितना होगा? ये जो अप्लाइड फोर्स होगा, ये जो वर्क परफॉर्म करेगा, ये वर्क परफॉर्म करेगा वहां पे F इंटू एक्स। देखो है कि नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है तो इसका वर्क हो जाएगा वहां पे कितना? F इंटू एक्स। अब बताओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब हुआ वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो जो भी टोटल वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन हो जाएगा वहां पे F इंटू एक्स। अच्छा, अब F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो F रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे रिजल्टेंट फोर्स भी। इस केस में F यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस केस में F रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं M इंटू ए इंटू क्या हो गया? X। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, जो भी फोर्स है इस बॉडी पे, जो भी फोर्स लग रहा है वो है F, और F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम लिख सकते हैं M इंटू ए। तो यही M इंटू ए की वैल्यू मैंने पुट करी है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन बताओ हमारा कांस्टेंट है कि नहीं है? तो जो भी एक्सेलरेशन है वो F बाय M है, और ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है वहां पे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहां पे एप्लीकेबल है। अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट x, फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम टर्म को सेपरेट आउट करें तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2a x के बराबर हो जाएगा वहां पे। अब अगले स्टेप में यहां पे क्या लिखोगे? WR, ये हो जाएगा M। a इंटू एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। v2 स्क्वायर ax की जगह हम लिख देंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। तो अगले स्टेप में जो भी WR है, अगले स्टेप में जो भी WR है उसकी वैल्यू हो जाएगी वहां पे हाफ M v2 स्क्वायर माइनस हाफ M v1 स्क्वायर। और तुम लोगों ने 9th 10th में इतना फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ M v स्क्वायर। अच्छा, अब ये इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ M v1 स्क्वायर, और फाइनली यहां पे काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ M v2 स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ M v1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वहां पे कितनी? हाफ M v2 स्क्वायर। तो ये जो टर्म रहेगी हाफ M v2 स्क्वायर माइनस हाफ M v स्क्वायर, ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर? फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो है कि नहीं यहां पे? तो इस केस में जो भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस रहेगा वो किसके बराबर है? वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अच्छा, अब यहां पे हमने इंटरनल फोर्स का वर्क क्यों नहीं कंसिडर किया है? तो देखो, अगर एक पार्टिकल यहां पे है और एक पार्टिकल यहां पे है, हमारे पास दो पार्टिकल है, मान लो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है F डैश, तो ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स F डैश राइट की ओर अप्लाई कर रहा होगा। अब जब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा, इसका वर्क वहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो भी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम पे। क्लियर है इतना? वहां पे अब सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे नोट डाउन करो जरा। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है, यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड।
ग्राउंड के ऊपर यहां कहीं एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 2 kg, लेकिन जिस सरफेस पे हमने प्रोजेक्ट किया है वो सरफेस मेरा रफ है और म्यू मेरा 0.5 है। तो म्यू एस और म्यू के यहां पे सेम लेना है। अब बताओ, जैसे ही हम रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे वहां पे क्या डेवलप होता है, वहां पे डेवलप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हुआ है ये लेफ्ट की ओर है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे नॉर्मल होगा, mg होगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शन जो रहता है वो नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है, और रिजल्टेंट फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो ये ब्लॉक की वेलोसिटी को वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये ब्लॉक रेस्ट में आता है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक तुम्हारा क्या होगा, रेस्ट में आएगा। अब मान लो ब्लॉक रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो बताना है रेस्ट में आने के पहले, हमें बताना है कि रेस्ट में आने के पहले ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस वहां पे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। अगर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहां पे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यहां पे क्या है कि हम रिजल्टेंट फोर्स लिखें। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg को। नेट फोर्स Fk है, नेट फोर्स को लिखो m इंटू ए। Fk की वैल्यू म्यू इंटू n, n किसके बराबर है, तो n हो गया mg के बराबर, m से m कैंसिल आउट होगा और a निकल के आएगा म्यू इंटू g लो वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो a आएगा वहां पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी हमारा एक्सेलरेशन है, ये जो भी हमारा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन मेरा यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर बात। तो जो भी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन मेरा अभी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तुम्हारी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, रिटार्डेशन मालूम है, जिस डायरेक्शन में f होगा उस डायरेक्शन में a होगा। तो अब इक्वेशन क्या यूज करोगे, इक्वेशन यूज करो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर। अब ध्यान है a और s ऑपोजिट हैं तो साइन लगाओ नेगेटिव, तो -2a, डिस्प्लेसमेंट x, तो a नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, तो जो भी x आता है वो आता है 10 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कैसा आएगा, रेस्ट में आएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये ब्लॉक जब यहां से यहां पहुंचा, ये ब्लॉक जब यहां से यहां पहुंचा तो रेस्ट में आने के पहले उसने क्या किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अच्छा, अब बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर हो रहा है, नॉर्मल और mg परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 180, तो लिखोगे वहां पे -Fk इंटू एक्स। चेंज का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो है कि नहीं है।
तो इसको हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस वहां पे क्या हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो रिजल्ट हो जाएगा एफ के इंटू एक्स किसके बराबर एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 के बराबर वहां पे। अच्छा अब एफ के को क्या लिखोगे, एफ के को लिखोगे म्यू, एन हो गया एम जी, एक्स किसके बराबर एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 के बराबर, m से m कैंसिल आउट होगा और x की वैल्यू हो जाएगी v नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। सबकी वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो v नॉट का स्क्वायर 100, 2 इंटू 0.5 g हो गया 10, तो रिजल्ट आ गया वहां पे कितना 10 मीटर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन जितने भी कर रहे हैं उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो यहां पे, अच्छा अब इस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि मान लो ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाता है। एक टाइम आता है जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट गेन करता है और उसके बाद ये पार्टिकल क्या होता है, वापस नीचे आ जाता है। तो याद होगा वहां पे हम लोग कैलकुलेट करते थे कई बार क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो वहां पे याद होगा जब हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते थे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन हमें काइनेमेटिक्स की अप्रोच नहीं लेनी है, हमें अप्रोच लेनी है किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है, इस केस में वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है। तो जब इस बॉल का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बॉल पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा होगा, m इंटू जी लग रहा होगा। वहां पे जो भी बॉल पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स केवल क्या है, m इंटू जी है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, h ऊपर। तो अब इक्वेशन तुम क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो ऑल द फोर्सेस का मतलब है ग्रेविटी किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अच्छा ग्रेविटी ने कितना वर्क परफॉर्म किया, तो ग्रेविटी ने वर्क परफॉर्म किया -mgh। ग्रेविटी ने वर्क परफॉर्म किया वहां पे -mgh। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है -12 m v नॉट स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट होगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी v नॉट स्क्वायर बाय 2g। अब वैल्यू पुट कर दो, v नॉट का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 20, तो जो मैक्सिमम हाइट निकल के आती है वो मैक्सिमम हाइट निकल के आती है यहां पे कितनी, 20 मीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगेन हम क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है। यहां पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे हमने एक बॉल को लाके वहां पे कनेक्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स्ड है। ध्यान, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की। तो जो भी स्ट्रिंग है, रॉड नहीं है यहां पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है, L दी हुई है। अब इस पोजीशन पे लाके हमने बॉल को क्या किया है, रिलीज किया है। अच्छा बताओ, जैसे ही हम बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल जो रहेगी, बॉल बताओ इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी। कुछ टाइम बाद ये सिंपल पेंडुलम मूव करके लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। देखो है कि नहीं, वहां पे इनिशियली जो सिंपल पेंडुलम है वो इस पोजीशन पे है। अब जैसे हम सिंपल पेंडुलम को छोड़ेंगे, ये सिंपल पेंडुलम मूव करता हुआ इस पोजीशन पे आ जाएगा। स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है तो सिंपल पेंडुलम का पाथ वहां पे सर्कुलर हो गया।
अब जैसे ही सिंपल पेंडुलम यहां पहुंचेगा तो यहां इसके पास कुछ स्पीड v होगी। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम यहां से छोड़ रहे हैं और कुछ टाइम बाद सिंपल पेंडुलम यहां पहुंच रहा है, तो बताना है कि सिंपल पेंडुलम के पास उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है। अब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। बताओ किसी इंस्टेंट पे फोर्सेस कौन कौन से हैं? किसी इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो फोर्स में एक तो टेंशन T होगा और दूसरा होगा वहां पे M इंटू जी। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या वहां पे? यहां पे एक तो टेंशन है, दूसरा वहां पे क्या है? mg है। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब हो गया वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब रिजल्ट याद होगा, वहां पे क्या लिखवाया था कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द वर्क डन बाय द टेंशन विल ऑलवेज बी जीरो। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो टेंशन का वर्क हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए चलेंगे। तो यहां पे टेंशन का वर्क जीरो। अच्छा, ग्रेविटी का वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वहां पे क्या लिखवाया था? ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है भले ही पार्टिकल कर्व पाथ पे चले। तो वहां पे फॉर्मूला लिखवाया था वर्क डन का F इंटू आर, और आर वहां पे याद होगा आर था डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब ये बॉल यहां से यहां आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा L अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो वर्क डन हो जाएगा mgl। एक बार लेक्चर चेक करना, जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने डिफाइन किया था कि फोर्स अगर कांस्टेंट है और पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे चल रहा है तो ये फॉर्मूला बना था कि नहीं बना था? तो यहां पे हो जाएगी अब इक्वेशन mg इंटू एल किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली क्या हो गई? जीरो। तो जो भी वेलोसिटी v निकल के आती है, वेलोसिटी v निकल के आती है √2gl, m से m कैंसिल आउट होगा, m से m कैंसिल आउट हुआ और v की वैल्यू वहां पे कितनी निकल के आ गई? v की वैल्यू निकल के आ गई √2gl। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो जो भी बॉल है, जब ये बॉल यहां से मूव करके यहां पहुंचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो हो जाएगी √2gl, और ये रिजल्ट आ रहा है किससे? बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वहां पे क्लियर वहां पे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इस तरह से हमारा एक ट्रैक है, इस तरह से हमारा यहां पे एक ट्रैक है, और कल हमने एक केस डिस्कस किया था वहां पे। अब हमारे पास इस तरह से एक ट्रैक है, जो भी ट्रैक है, ट्रैक की ये लेंथ दी है L, ट्रैक की हाइट दी है H, ट्रैक की लेंथ L है, ट्रैक की हाइट वहां पे दी है H। अच्छा, जो भी ट्रैक है, ये ट्रैक मेरा रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? म्यू। यहां कहीं हमारे पास एक ब्लॉक है, यहां कहीं हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है? m है। अब इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं? इस ब्लॉक को इस तरह से हम स्लोली मूव करा रहे हैं। तो जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक को हम मूव करा रहे हैं स्लोली, और स्लोली का मतलब लिखवाया था कि नेट फोर्स हमेशा बैलेंस होते हुए चलेंगे वहां पे। अच्छा, वहां पे यही बोला था कि ये ब्लॉक अपने आप तो मूव करेगा नहीं, तो जब भी ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक पे हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक था ए पॉइंट पे, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक पहुंच रहा है बी पे, लेकिन जब ये ब्लॉक ए से बी जा रहा है तो इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं? टेंजेंशियल फोर्स वहां पे क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं।
अब ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है, केवल ये बोल रहा है कि जो भी फोर्स है, फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है अलोंग द टेंजेंट। अब क्वेश्चन में क्या चीज कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फोर्स एक्सटर्नल है और जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग लग रहा है। तो बताना है कि जब ये ब्लॉक ए से बी पहुंचेगा तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कितना परफॉर्म किया होगा। क्लियर ना? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर बुक में, हर मॉड्यूल में तुम्हें इस तरह का वहां पे क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा वहां पे। अब देखो, ये ब्लॉक ए से बी जा रहा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो अब सबसे पहले यहां पे तुम अप्लाई करो वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी टाइम पे अगर ये ब्लॉक यहां कहीं है, बताओ, किसी टाइम पे अगर ब्लॉक यहां कहीं है तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। दूसरा यहां पे लग रहा होगा नॉर्मल एन, तीसरा यहां पे एम जी, और चौथा लग रहा होगा फ्रिक्शन, किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग वहां पे। बताओ, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन बताओ, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्या? नहीं, ये बॉडी स्लोली मूव कर रही है। स्लोली का मतलब ये भी होता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो है। बताओ, बॉडी अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इसका मतलब है जो स्पीड यहां देखो, यहां पे स्पीड जीरो, तो यहां पे भी स्पीड क्या है? जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो नॉर्मल का वर्क क्या होगा? तो इस तरह से कर्व ट्रैक दिया है, किसी टाइम पे ब्लॉक अगर यहां कहीं होगा तो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट, बताओ, अलोंग द टेंजेंट होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो जो dr डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल अमाउंट का, वो तो अलोंग द क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। नॉर्मल जो रहेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल फॉर्म करते हुए चलेगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो के बराबर। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो, है कि नहीं वहां पे? अच्छा, ग्रेविटी का वर्क क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा है y के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, साइन लेंगे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि mg नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर की ओर है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ये हो जाएगा वहां पे कितना? माइनस mgh। देखो, है कि नहीं वहां पे? तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का वर्क हो गया वहां पे कितना? माइनस mgh। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा वहां पे? अब अगर मुझे फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी टाइम पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्मॉल अमाउंट का, ये हुआ होगा कितने एंगल के अलोंग? थीटा के अलोंग। तो इस डायरेक्शन में mg था, इस डायरेक्शन में ये 90, ये थीटा था, तो यहां पे mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में साथ में आया था mg sin थीटा। अब फ्रिक्शन जो था, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने लिखी थी म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर था? mg cos थीटा के बराबर था, क्योंकि ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने वर्क कैलकुलेट किया था। अब स्मॉल अमाउंट का वर्क क्या होगा? स्मॉल अमाउंट का वर्क होगा एफ के और डी आर, दोनों के बीच का एंगल 180, तो ये हो जाएगा माइनस एफ के इंटू डी आर।
अब अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस एफ के का मतलब हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा डी आर कॉस थीटा क्या होगा, तो डी आर वहां पे डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द टेंजेंट। अच्छा ब्लॉक का अगर डी आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द टेंजेंट तो तुम क्या बोलोगे, ब्लॉक एक्स के अलोंग कितना चला डी एक्स, y के अलोंग कितना चला, y के अलोंग चला dy, और रिजल्ट वहां पे लिखा था cos थीटा dx अपॉन डी आर के। तो अगले स्टेप में जो स्मॉल अमाउंट का वर्क आया था वो आया था माइनस म्यू एम जी इंटू डी एक्स। अब ऐसे तो ब्लॉक ने कई बार डी आर मूव किया होगा, टोटल के लिए हमने इंटीग्रेट किया था और वहां पे हमने डिस्कस किया था, याद होगा कि ये dx ये dx ये dx, तो इन सब dx को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमें टोटल लेंथ क्या मिलती है, l मिलती है। तो x की वैल्यू 0 से लेके l तक वहां पर, तो जो भी वर्क आएगा फ्रिक्शन का वो आएगा माइनस म्यू एम जी एल। देखो यही फ्रिक्शन का वर्क है कि नहीं है वहां पर। अब फ्रिक्शन का वर्क मालूम है, ग्रेविटी का वर्क मालूम है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, एम जी बाहर आएगा तो ये हो जाएगा h प्लस वहां पे म्यू एल। तो यही हमारा वर्क है जो एक्सटर्नल एजेंट ने यहां पे क्या किया होगा, परफॉर्म किया होगा वहां पे। समझ में। तो इस तरह से वहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लो जहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अच्छा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें लेना है किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो वो यहां पे क्या है, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक ट्रॉली। यहां पे मैं शो कर रहा हूं एक ट्रॉली, और ये ट्रॉली अभी रेस्ट में, यहां पे हम शो कर रहे हैं ट्रॉली, और ये जो भी ट्रॉली है ये ट्रॉली अभी मेरी रेस्ट में है। अच्छा अब इस ट्रॉली के अंदर हमने एक सिंपल पेंडुलम को लाके हैंग किया है। और ये जो सिंपल पेंडुलम है ये भी अभी मेरा कैसा है, रेस्ट में। तो अभी इस केस में हो क्या रहा है, जो ट्रॉली है ट्रॉली भी रेस्ट में, ट्रॉली जो है ट्रॉली मेरी रेस्ट में, जो सिंपल पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम भी मेरा कैसा है, रेस्ट में। मास ले लो m, मास लो m, लेंथ लो l। अब क्या होता है, ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली चलना स्टार्ट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो ट्रॉली अभी रुकी हुई थी, सिंपल पेंडुलम भी अभी रुका हुआ था। अब बताओ जैसे ही ये ट्रॉली ए एक्सेलरेट से आगे जाएगी, बताओ सिंपल पेंडुलम का क्या होगा। सिंपल पेंडुलम, चलो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं उस ऑब्जर्वर की जो ट्रॉली के अंदर बैठा है। क्योंकि मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि सिंपल पेंडुलम कहां जाएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर ट्रॉली पे है या ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। तो अब तुम बताओ मुझे कि अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बैठा है तो उसको सिंपल पेंडुलम कहां मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो हमें मालूम है कि ये ऑब्जर्वर अब किस फ्रेम पे आ गया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ गया। और फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल है, अगर ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि इस बॉल के ऊपर क्या लग रहा है, इस बॉल के ऊपर लग रहा है एक सीडो फोर्स, है कि नहीं। अच्छा सीडो फोर्स कहां लग रहा है, फ्रेम आगे की ओर जा रहा है, सीडो फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है, और सीडो फोर्स अगर लेफ्ट की ओर लग रहा है तो ये पेंडुलम को पीछे लाने की कोशिश करेगा।
लेकिन पेंडुलम तो किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो पेंडुलम पीछे ना जाके अब ये पेंडुलम इस तरह से सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा? मूव करेगा। तो जो ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ट्रॉली के अंदर बैठा है, उसको पेंडुलम इस तरह से क्या होगा? मूव करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल टर्न बाय द सिंपल पेंडुलम। इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉल कहां जा रहा है? ये सिंपल पेंडुलम पीछे की ओर जा रहा है, और जब ये पीछे की ओर जाएगा तो ये एंगल वहां पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा, होगा नहीं हुआ? अच्छा, इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ये पेंडुलम पीछे जाता रहेगा कंटिन्यूअसली, तब तो एंगल बढ़ता रहेगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम एंगल कब बनेगा? अगर हम ट्रॉली के अंदर बैठे हैं और बॉल हमें पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है कंटिन्यूअसली, तब तो एंगल बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम एंगल का मतलब हुआ कि इस ऑब्जर्वर को ये बॉल अब कैसे दिखाई देनी चाहिए? रेस्ट में दिखाई देनी चाहिए। देखो, है कि नहीं है? जब तक ये बॉल रुकेगी नहीं तब तक एंगल मैक्सिमम बनेगा नहीं। तो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एंगल। मैक्सिमम एंगल का मतलब है कि ये बॉल थीटा एंगल टर्न करके यहां कहीं पहुंच गई है वहां पे। अच्छा, अब तुम ये बताओ मुझे यहां पे कि अगर इस बॉल ने मैक्सिमम एंगल थीटा टर्न किया है तो अब थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? ये तो हमें क्लियर हो गया कि मैक्सिमम एंगल का मतलब है कि इस ऑब्जर्वर को ये बॉल कैसी दिखाई देगी? रेस्ट में दिखाई देगी। अब मान लो ये ऑब्जर्वर यूज करता है लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में भी कौन सा लॉ यूज कर रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि इसको ये बॉल रेस्ट में दिखाई दे रही है। तो ये ऑब्जर्वर जब इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, एक तो शो करेगा टेंशन T, दूसरा mg, फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो साथ में अप्लाई करेगा वहां पे सीडो फोर्स m इंटू a। देखो, है कि नहीं वहां पे? ये ऑब्जर्वर कौन कौन से फोर्स शो कर रहा है? एक तो शो कर रहा है T, दूसरा mg, तीसरा क्या हो गया? ma। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो वहां पे ये एंगल भी थीटा है वहां पे। देखो, चेक करो, है कि नहीं है? ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी वहां पे क्या हो गया? थीटा। अच्छा, टी के कितने कंपोनेंट होंगे? तो टी के यहां पे दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा टी कॉस थीटा और दूसरा होगा वहां पे टी साइन थीटा। टी के वहां पे दो कंपोनेंट हैं, टी का एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, टी का एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और टी का दूसरा कंपोनेंट होगा वहां पे टी साइन थीटा। अब ये ऑब्जर्वर क्या बोलता है? ये ऑब्जर्वर बोलता है कि इसको बॉल रेस्ट में दिखाई दे रही है, तो ये बोलेगा टी कॉस थीटा को mg बैलेंस कर दे रहा है और टी साइन थीटा बैलेंस कर दे रहा है किसको? सीडो फोर्स को। अब इन दोनों इक्वेशन को वो डिवाइड करता है तो उसको रिजल्ट मिलता है tan थीटा इक्वल्स टू a/g। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बैठा है, अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बैठा है और ट्रॉली के अंदर बैठ के वो इस सिंपल पेंडुलम को देखता है, तो ये ऑब्जर्वर अगर अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यूज कर रहा है तो ये बोलता है कि इसको बॉल कितने एंगल पे दिखाई देगी? ये इसको बॉल दिखाई देगी tan थीटा इक्वल्स टू a/g पे। अब मान लो यही ऑब्जर्वर यूज करता है वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो अब मैं यहां पे क्या बोल रहा था कि मान लो यही क्वेश्चन को अब ये ऑब्जर्वर सॉल्व करने की कोशिश करता है बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बाय यूजिंग लॉज ऑफ मोशन, और देखोगे बुक में ये इससे पहले लॉज ऑफ मोशन में हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था
कि बॉल कितना एंगल फॉर्म करती है, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यूज करने जा रहा है किसको, वर्क एनर्जी थ्योरम को। अच्छा, ये ऑब्जर्वर अगर वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेगा, बताओ ये क्या बोलेगा वहां पे। एक तो ये बोलेगा वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय सीडो फोर्स, किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। देखो इक्वेशन यही बने ही नहीं बनेगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो अगर ये ऑब्जर्वर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेगा तो ये क्या बोलेगा, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सीडो फोर्स, किसके बराबर, ये है यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर वहां पे। अच्छा, अब बताओ टेंशन का वर्क क्या होगा वहां पे। तो हमें मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज कर रहे हैं इस ऑब्जर्वर के लिए, और इस ऑब्जर्वर को बॉल का पाथ कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर दिखाई दे रहा है। ध्यान ना, ग्राउंड वाले को सर्कुलर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो इसको पाथ दिखाई दिया है सर्कुलर, और पाथ अगर सर्कुलर दिखाई दिया है तो ये बोलेगा वर्क डन बाय द टेंशन, वहां पे हो गया 0। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखो ग्रेविटी का वर्क। तो जब ये बॉल यहां से यहां जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा होगा। अब यहां पे देखो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर देना। अब बताओ बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जब ये बॉल यहां से यहां जाएगी तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, किसके अलोंग, अलोंग द ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स y एक्सिस के अलोंग है, तो जब ये बॉल यहां से यहां जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट y हुआ है। अच्छा, अब ये y कैसे मिलेगा, तो ये डिस्टेंस मान लो वहां पे d है। अब रिजल्ट क्या यूज करोगे, रिजल्ट यूज करोगे cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो भी d है, d की वैल्यू हो जाएगी L cos थीटा। अब बताओ ये डिस्टेंस L cos थीटा है, ये पूरा L है, तो y की वैल्यू चेक करो, y की वैल्यू हो जाएगी L माइनस d, और d की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो है कि नहीं यहां पे। तो यहां पे जो ग्रेविटी रहेगी, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा, क्यों, कि फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया माइनस mg/y। y की जगह पुट कर दो तो y की जगह वहां पे आ जाएगा L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब अगला क्या बचा, अगला बचा वर्क डन बाय द सीडो फोर्स। जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं हम सबका वर्क कंसीडर करते हैं, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सीडो फोर्स। अच्छा बताओ सीडो फोर्स कैसा फोर्स है, तो सीडो फोर्स हमेशा लेफ्ट की ओर लग रहा है, तो बताओ सीडो फोर्स भी कांस्टेंट है कि नहीं। जो भी सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स हमेशा लेफ्ट की ओर लग रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। अब मुझे अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो। तो जब ये बॉल यहां से यहां जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट x होगा कि नहीं होगा। देखो है कि नहीं यहां पे, जब ये बॉल यहां से यहां पहुंची तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट y है, और जब ये बॉल यहां से यहां पहुंचेगी तो सीडो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट x होगा। अच्छा, सीडो फोर्स भी लेफ्ट की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट की ओर है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव, और वर्क डन हो जाएगा m इंटू a इंटू क्या हो गया x। अच्छा बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। इनिशियली ट्रॉली कैसी थी, रेस्ट में, तो जो ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बैठा था उसको पेंडुलम रेस्ट में दिखाई दे रहा है, बाद में भी कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। अब अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा, किसके बराबर, माइनस ma इंटू एक्स। माइनस साइन तो हट गया,
अब चेक करो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, साइन थीटा चेक करो, बताओ साइन थीटा क्या देगा, साइन थीटा देगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x जो रहेगा वो निकल के आएगा L साइन थीटा, तो x की जगह पुट कर दो L साइन थीटा वहां पे। अब क्या होगा, m कैंसिल आउट होगा, L कैंसिल आउट होगा, तो g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर, a साइन थीटा के बराबर। अब बताओ इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, चेक करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां 2 थीटा होता है तो यहां थीटा होता है, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एंगल का हाफ होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 a। साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, देखो है कि नहीं है वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अब देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वहां पे अगर 2 थीटा होता है तो यहां थीटा होता है, यहां थीटा तो यहां थीटा बाई 2, तो अगले स्टेप में हमने वैल्यू पुट करी, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक साइन थीटा बाई 2 भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट होगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर, a बाई जी के बराबर। तो रिजल्ट वहां पे क्या निकल के आता है, रिजल्ट आता है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 a बाई जी के बराबर आता है। अब अगर दोनों आंसर को चेक करें तो दोनों आंसर अलग अलग है, डिफरेंट है। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आती है, यहां से थीटा की वैल्यू आती है tan इनवर्स a बाई जी, और यहां से अगर चेक करोगे तो रिजल्ट आएगा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी। 2 को उधर लेके जाओगे तो चेक करो इस एंगल को और इस एंगल को और कंपेयर करोगे, बताओ ये एंगल डबल है कि नहीं है। मान लो a की वैल्यू g होती, मान लो a की वैल्यू g होती तो ये एंगल 45 होता है कि नहीं, लेकिन यहां पे अगर a की वैल्यू g होती तो ये जो एंगल रहता है ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जो हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं वो एंगल इस एंगल का डबल है। समझ में क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल टर्न बाय दिस सिंपल पेंडुलम। एक बार ये ऑब्जर्वर यूज करता है लॉज ऑफ मोशन, उसका एंगल दिखाई देता है tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी। दूसरी बार जब ये ऑब्जर्वर यूज करता है वर्क एनर्जी थ्योरम तो उसको आंसर सेम नहीं मिलता है, उसको जो आंसर मिलता है वो इसका डबल हो जाता है। अब बताओ कि ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, बताओ यहां पे कैलकुलेशन में कोई गलती है क्या? क्योंकि देखो हम लॉज तो कोई से भी यूज कर सकते हैं, हम लॉज ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वर एक बार जब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता है और यही ऑब्जर्वर जो एक बार लॉज ऑफ मोशन यूज करता है, तो जो हमें आंसर मिलता है ये आंसर दोनों ही हमारे डिफरेंट निकल के आ रहे हैं, है कि नहीं। अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि यहां पे मैंने कोई गलती करी है क्या, कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक आ रही है क्या। एक बार लॉज ऑफ मोशन है और एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क किस किस का था, वर्क टेंशन का था, ग्रेविटी का था, सीडो फोर्स का था। कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। अब अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहां पे कैलकुलेशन एक तो चेक करके देखो और समझने की कोशिश करो कि यह आंसर अलग क्यों आ रहा है, और अगर आंसर अलग आ रहा है तो कौन सा आंसर मेरा सही होना चाहिए। क्लियर? तो अब तुम्हें क्या करना है, दिमाग लगाना है और सोचना है कि ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। तो जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यहां पे आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है।
ठीक है, तो नोट डाउन करो और सोचो इसके बारे में।